टीवी के हेलो डॉक्टर शो में आपका स्वागत है। मैं हूं राशि। आज का हमारा विषय खास है लिम्फोमा कैंसर, जिसके बारे में हमारे बीच चर्चा करने के लिए दो एक्सपर्ट्स मौजूद हैं जिनका हम स्टूडियो में स्वागत करते हैं। डॉक्टर प्रशांत कुंभज मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हैं और आप कैंसर के मरीजों का इलाज करते हैं। वर्तमान में आप महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज के कैंसर रोग विभाग में सहायक प्रोफेसर हैं। आपको करीब 8 वर्षों का अनुभव है। आप मेडिकल ऑन्कोलॉजी में डीएम है। दूसरे गेस्ट हैं डॉक्टर सुमित गोयल, जो रेडियो ऑन्कोलॉजिस्ट हैं। आप कैंसर रोगियों का इलाज रेडिएशन से करते हैं। वर्तमान में आप महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज के कैंसर विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। आपको करीब 5 वर्षों का अनुभव है। आप इससे पहले गुजरात कैंसर हॉस्पिटल में भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं। कैंसर इलाज के लिए टाटा मेमोरियल कैंसर हॉस्पिटल मुंबई से विशेष ट्रेनिंग भी ले चुके हैं। डॉक्टर साहब, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। लिम्फोमा क्या है डॉक्टर सुमित? लिम्फोमा एक तरह का जो हमारे इन्फेक्शन करते हैं सेल्स, उसको प्रिवेंट करता है हमारा इम्यून सिस्टम। उसकी अनकंट्रोल प्रोलिफरेशन के कारण जो सेल्स हमारे बढ़ जाते हैं कैंसर्स के, तो उस एक तरह से सफ़ेद खून का जो कैंसर होता है उसे कहते हैं लिम्फोमा। जी। तो सर, ये कितने प्रकार का होता है? ये 2 तरह का होता है लिम्फोमा। एक हॉजकिंस लिम्फोमा होता है और एक नॉन हॉजकिंस लिम्फोमा होता है। तो सर, इन दोनों में क्या अंतर है? अंतर ये है कि हॉजकिंस लिम्फोमा जो होता है उसमें जो प्रेजेंट करता है पेशेंट, वो उसकी प्रेजेंटेशन अलग होती है। एक सॉफ्ट गठान होती है, एक या फिर बुखार होता है जो कि पता नहीं चलता उसको कि कब से आ रहा है, बुखार कितना आ रहा है, बार बार आ रहा है। एक रात को पसीने आते हैं काफ़ी, और अनएक्सप्लेन वेट लॉस होता है जो मोर देन 10% हो बॉडी वेट का विद इन लास्ट 6 मंथ। ये होते सिम्टम्स, या फिर इचिंग हो, या फिर खुजली बहुत ज़्यादा और भूख कम हो जाना, ये सब कारण है, लक्षण है उनके कैंसर होने के। जी। डॉक्टर प्रशांत से जानना चाहेंगे कि ये कितने स्टेजेस होती हैं, लिम्फोमा के कितने स्टेजेस होते हैं? देखो, अगर हम दोनों तरह के लिम्फोमा की बात करें, आप चाहे हॉजकिन लिम्फोमा की बात करें या नॉन हॉजकिन लिम्फोमा की बात करें, दोनों में ही 4 स्टेजेज होती हैं। जी। और यूजुअली जो हमारे जो पेशेंट्स होते हैं, पहले हम जब देखते थे तो बहुत एडवांस स्टेजेस में पेशेंट आते थे हमारे पास, तीसरी या चौथी स्टेजेस में। लेकिन अब धीरे धीरे अवेयरनेस जैसे जैसे इसके बारे में फैल रही है, तो उस हिसाब से अब फर्स्ट स्टेज और सेकंड स्टेज में भी पेशेंट हमारे पास आ रहे हैं। जी। तो सर, ऐसा भी है, मतलब ऐसे कौन से लक्षण दिखाई देने पे मतलब व्यक्ति को सचेत हो जाना चाहिए कि लिम्फोमा कैंसर के चांसेस हैं? अगर किसी व्यक्ति को कहीं पे कोई गांठ हो रही है, गले में गांठ हो रही है या कांख के अंदर गांठ हो रही है, अगर उसको गांठ हो रही है और उस गांठ की जो अवधि है वो काफ़ी लंबी है, 1 महीने से 2 महीने से, और कोई भी प्रॉपर हम ट्रीटमेंट ले रहे हैं उसके बाद भी वो गांठ नहीं जा रही है, तो हो सकता है कि वो लिम्फोमा है। जी। तो हमें उसकी प्रॉपर जांच करानी चाहिए और डॉक्टर से मिलना चाहिए। तो सर, ऐसा भी है कि ये महिलाओं की तुलना में पुरुषों में ज़्यादा लिम्फोमा कैंसर के चांसेस रहते हैं? देखो, ऐसा कोई क्लियर कट डेटा तो नहीं है कि महिलाओं को कम होता है, पुरुषों को ज़्यादा होता है, लेकिन हाँ, जो हम मरीज देखते हैं उनमें पुरुषों की संख्या ज़्यादा है। जी। तो सर, आपके हॉस्पिटल में मतलब किस तरह के केसेस जो है आपके पास लगातार लिम्फोमा कैंसर के ज़्यादा आते हैं? हमारे पास जो हमारे हॉस्पिटल में ज़्यादातर हम केसेस नॉन हॉजकिन लिम्फोमा के केसेस ज़्यादातर देखते हैं, और नॉन हॉजकिन लिम्फोमा के अंदर भी काफ़ी सारी वेराइटीज़ होती हैं। जी। तो जो सबसे ज़्यादा वैरायटी होती है उसको डिफ्यूज लार्ज बी सेल लिम्फोमा नामक बीमारी कहते हैं। वो हम सबसे ज़्यादा हमारे हॉस्पिटल में देखते हैं। लेकिन अगर कई बार बच्चों के अंदर भी लिम्फोमा होता है, तो वो लिम्फोमा थोड़ा अलग टाइप का होता है। जी। उसको हॉजकिन लिम्फोमा कहते हैं। जी। वो ज़्यादातर बच्चों में मिलता है। जी। और नॉन हॉजकिन लिम्फोमा अडल्ट जो एजेस जो होते हैं उसके अंदर मिलता है। लेकिन अब कुछ 2-3-4 सालों से जो हम पेशेंट देख रहे हैं उनके अंदर आप ये मान के चलिए 20 से 30 साल की उम्र के बच्चों के अंदर, इनके अंदर भी डिफ्यूज लार्ज बी सेल लिम्फोमा आ रहा है। सर, लिम्फोसाइट्स क्या होते हैं और इसका बॉडी में क्या काम है, क्या कार्य है इसका? देखो, लिम्फोसाइट्स एक तरह के श्वेत रक्त कणिकाएं हैं। जी। और इनका काम हमारे जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसको बढ़ाना है। जी। तो लिम्फोमा के अंदर लिम्फोमा क्यों होता है, पहले तो हम ये जान लेते हैं कि अगर किसी भी व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो गई है किसी भी वजह से, या तो वो दवाइयों से, या फिर वो उसको कुछ ऑटोइम्यून डिजीज हो गई है, या फिर
ऑर्गन ट्रांसप्लांट वगैरह करते हैं या HIV एड्स वगैरह होता है, उसके अंदर जो रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है। तो रोग प्रतिरोधक क्षमता कम क्यों हो जाती है? क्योंकि जो लिम्फोसाइट्स जो होते हैं वो एबनॉर्मल हो जाते हैं, उनकी जो क्षमता होती है कैंसर सेल को मारने की, वो खत्म हो जाती है और वो एबनॉर्मली प्रोलिफरेशन करने लगते हैं। और अपोप्टोसिस एक प्रक्रिया होती है, वो अपोप्टोसिस नहीं होता है, एबनॉर्मल सेल्स जो होती हैं वो जमा होने लग जाती हैं, तो और वो लिम्फ नोड्स या लिम्फ ग्रंथियां होती हैं, उसके अंदर जाके वो जमा हो जाती है, तो वो सूज जाती हैं, तो इसी को हम लिम्फोमा कहते हैं। जी सर, जैसा कि आपने बताया था कि दो तरह के कैंसर होते हैं, हॉजकिन और नॉन हॉजकिन। तो सर हॉजकिन कैंसर क्या है और नॉन हॉजकिन कैंसर क्या है? हॉजकिन्स लिम्फोमा का जो प्रोग्नोसिस जो देखें तो बहुत अच्छा होता है, उसके पेशेंट ज़्यादा अच्छे तरह से क्योर हो जाते हैं। नॉन हॉजकिन्स लिम्फोमा जो है वो प्रेजेंटेशन उनकी अलग होती है। ऐसे है कि एक रीड स्टनबर्ग सेल्स होता है, वो हॉजकिन्स लिम्फोमा में पाया जाता है, वो नॉन हॉजकिन्स में नहीं होता है। तो हम उसी से पहचानते हैं कि एक इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री भी मार्कर स्टडीज होती है, उससे पता चलता है कि ये हॉजकिन्स लिम्फोमा है या फिर नॉन हॉजकिन्स लिम्फोमा है। अगर ये हॉजकिन्स लिम्फोमा होता है तो उसका अलग प्रकार का ट्रीटमेंट होता है, नॉन हॉजकिन्स लिम्फोमा का अलग प्रकार से ट्रीटमेंट होता है। जी, तो सर इसके क्या लक्षण भी अलग अलग होते हैं हॉजकिन और नॉन हॉजकिन के? लक्षण तो ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं, एक जैसे होते हैं, मगर वो क्या है कि हम जब बायोप्सी लेते हैं इसकी गांठ की जो भी एक्सिजनल बायोप्सी ली जाती है, उसी पे पता चलता है कि ये हॉजकिन्स लिम्फोमा है या नॉन हॉजकिन्स लिम्फोमा है। थोड़ा बहुत प्रेजेंटेशन में अलग होता है। हॉजकिन्स लिम्फोमा या गठान जो होती है एक साइड में होती है, जैसे अगर गले में आ रही है तो डायाफ्राम होता है हमारे, उसके ऊपर ही आएंगी, मतलब एक सेंट्रीपिटल होता है। और उसका जो नॉन हॉजकिन्स लिम्फोमा होता है वो दोनों तरफ गठान आ सकती है, गले में भी गठान आएगी, नीचे भी गठान आएगी कहीं, और सेंट्रीफ्यूगल उसका स्प्रेड होता है, तो उसमें थोड़ा सा फर्क होता है इससे। जी सर, तो जो कैंसर के मरीज हैं, ऑलरेडी जो कैंसर के मरीज हैं, उनको लिम्फोमा कैंसर होने के चांसेस ज़्यादा क्यों रहते हैं? चांसेस ये है कि एक तो अगर कोई पेशेंट जैसे ऑर्गन ट्रांसप्लांट कराया हुआ है उसमें चांसेस है, क्योंकि इम्यून सिस्टम उनका वीक हो जाता है, उस कारण होता है। एक या HIV के पेशेंट्स है उसमें होता है, और अपन जैसे किसी ने किसी प्रकार का रेडिएशन लिया हो, पुराने कोई कैंसर का ट्रीटमेंट लिया हो, तो उस फील्ड में चांसेस है कि हॉजकिन्स लिम्फोमा होने के चांसेस है। और एक तरह का वायरस इन्फेक्शन भी होता है, एप्स्टीन बार वायरस इन्फेक्शन होता है, उसके कारण भी ये लिम्फोमा होने के चांसेस रहते हैं। जी, तो सर आगे डॉक्टर प्रशांत सर से जानना चाहेंगे कि सर इसके क्या रिस्क फैक्टर्स ज़्यादा हैं? देखिए, वैसे लिम्फोमा जो है ज़्यादातर उन्हीं लोगों के अंदर होता है जिनका जो इम्यून सिस्टम है वो कमज़ोर होता है। अब वो इम्यून सिस्टम क्यों कमज़ोर होता है, उसके भी कई कारण हैं। सबसे पहला कारण है कि अपने ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, आप लीवर ट्रांसप्लांट ले लीजिए, किडनी ट्रांसप्लांट ले लीजिए, या फिर बोन मैरो ट्रांसप्लांट ले लीजिए, इनमें जो दवाइयाँ वगैरह देते हैं ऑर्गन रिजेक्शन को रोकने के लिए, उसकी वजह से पेशेंट काफ़ी लंबे टाइम तक इम्यूनो सप्रेशन में रहता है। उस इम्यूनो सप्रेशन मतलब कि रोग प्रतिरोधक क्षमता काफ़ी डाउन हो जाती है उस व्यक्ति की। उस दौरान उसको कोई भी वायरस वगैरह का इन्फेक्शन लग सकता है। एप्स्टीन बार वायरस हो गया या STLV1 वायरस हो गया, तो ये लिम्फोमा बढ़ाने वाले वायरस है, इनकी वजह से लिम्फोमा होता है। दूसरा कारण होता है किसी के अंदर ही जन्मजात ही ऑटोइम्यून डिजीज होती है, यानी कि बॉडी की जो सेल्स होती हैं वो बॉडी के अंगों के ऊपर अटैक करने लगती है। उन व्यक्तियों के अंदर भी इसके ज़्यादा चांसेस होते हैं। तीसरा कारण है अगर किसी पेशेंट को कैंसर है, कैंसर के लिए रेडिएशन भी उसका चल रहा है, कीमोथेरेपी भी चल रहा है, उस दौरान उसका एक टाइम रहता है, एक अवधि रहती है, तब पेशेंट का जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो काफ़ी कम हो जाती है। उस दौरान उसको चांसेस होते हैं कि हो सकता है रेडिएशन की वजह से और कीमोथेरेपी की वजह से। और चौथा मैं कहूँगा कि अब जो एनवायरमेंटल जो कारण है वो भी इसका बढ़ता हुआ कारण है कि हम इतना ज़्यादा पेस्टिसाइड वगैरह यूज़ कर रहे हैं, हर चीज़ में इतनी मिलावट है। आप कोई भी चीज़ ले लीजिए, दूध ले लीजिए, आप पानी ले लीजिए या सब्जियां वगैरह ले लीजिए, सबके अंदर कुछ ना कुछ पेस्टिसाइड, कुछ ना कुछ केमिकल ट्रीटेड होते ही हैं। तो वो भी एक बहुत बड़ा रीजन है और धीरे धीरे वो रीजन सबसे मेन होता जा रहा है। जी, हेलो डॉक्टर, में फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी बातचीत जारी रहेगी। आप बने रहिए पत्रिका टीवी के साथ।